नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आज MPPSC के चैप्टर को कंप्लीट करते हुए आज हमारे सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर हम आपके सामने आए हैं। आज के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो पूर्व में पूछे गए प्रश्नों के साथ नवीन प्रश्न है जो कि मुकेश माहेश्वरी की बुक में दिए हुए हैं और मैं उनसे आप सभी तक लेकर पहुंच रहा हूं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो मिल सकें, और साथ ही आप लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, शेयर करने से हम आपके साथ उन सभी लोगों तक पहुंच सकेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें इन वीडियो की आवश्यकता है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ कहाँ स्थित है। तो देखिए, ऑप्शन है मालवा में, छत्तीसगढ़ में, चंदेरी में या विदर्भ में। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है ये पूर्व में पूछे गए हैं और इस प्रश्न का जो आंसर है, जो धूपगढ़ वाला हिस्सा है, जो सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ वाला हिस्सा है, ये हमारा जो है मालवा क्षेत्र में पड़ता है। इस क्षेत्र की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के इस पूरे क्षेत्र पे मालवा का जो क्षेत्र है इस तरीके से बटा हुआ है। तो ये जो क्षेत्र है मालवा का, ये सतपुड़ा का क्षेत्र भी कुछ हिस्से में आता है। तो कुछ प्रश्न को उस तरीके से पूछा गया ताकि आप उसको आंसर देने में तकलीफ महसूस करें। चलिए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है। तो ये MPPSC प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर है जबलपुर। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी या भ्रंश नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें घाटी या भ्रंश, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी मतलब भ्रंश घाटी नहीं है। तो देखिए, चंबल जो है वो भ्रंश घाटी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु है, तो किस तरीके की जलवायु है। तो देखिए, मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो भूमध्य रेखी और मानसूनी दोनों टाइप की है। पर जैसे भारत की जलवायु क्या है, जो है मानसूनी टाइप की है, मगर मध्य प्रदेश की जलवायु भूमध्य रेखी और मानसूनी दोनों टाइप की है। तो यहाँ पे भूमध्य रेखी है तो आंसर भूमध्य रेखी ही होगा। चलिए अगला देखो, चंबल घाटी में, है ना, क्या कह रहा है कि चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है। तो चंबल घाटी जो है वो कहाँ पर स्थित है, आपका चंबल जो है वो मध्य भारत के पठार में स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है। तो देखिए, ये जो आंसर है वो आपको देना है, ये महादेव पहाड़ियाँ जो है वो एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी जो है वो महादेव पहाड़ियों में स्थित है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का भाग है, तो ये कौन सा भाग है भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का। तो इसमें आंसर है इसका गोंडवाना लैंड जो है वो मध्य प्रदेश का भाग है। अगला देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर है। तो देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर जो है मध्य प्रदेश राज्य में कौन से स्थान पर है। तो ये दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पे राजस्थान है। ठीक है, इसके बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे। फिर विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी यदि आपने पढ़ा हो तो विंध्य का क्षेत्र जो है गुडविल श्रेणी, जो कहाँ पर है, सागर के पास में है ना, दमोह में। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिएगा, विंध्य श्रेणी में नहीं, ये बुंदेलखंड है। विंध्य श्रेणी में जो है गुडविल श्रेणी है। ठीक है, आंसर ध्यान रखिएगा। फिर आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। तो ये पश्चिमी पठार जो है मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। बाकी के सारे हैं, मध्य भारत का पठार, सतपुड़ा और मैकल क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी, ये सभी मध्य प्रदेश के प्राकृतिक क्षेत्र हैं, पर पश्चिमी पठार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इसमें से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है। देखो, छोटा नागपुर का पठार जो है
वो क्या है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में नहीं है। मालवा, महाकौशल, बघेलखंड ये हम पढ़ते ही हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिले मालवा के पठार पर नहीं हैं? तो कौन से जिले मालवा के पठार पर नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। मालवा के पठार में ना आपको बैतूल मिलेगा और ना ही नरसिंहपुर मिलेगा, क्योंकि ये तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में है और ये जो है बैतूल जो है वो साउथर्न पोर्शन में पड़ता है, तो ये मालवा के क्षेत्र में नहीं आता है। उसके बाद आ जाओ, मध्य प्रदेश के प्रमुख रूप से कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है ना? तो मध्य प्रदेश को कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है? तो देखो मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, मैंने अभी बताया था, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? तो ये सभी को पता होना चाहिए। 9.38% जो है वो है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो प्रतिशत है। तो ये हमारा जो पोर्शन हुआ कंप्लीट, जो कि पूर्व में पूछा गया था। अब हम आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे, जो कि अभी तक के चैप्टर में मिलाकर हमने पढ़े। आज ये चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो, अभी तक जो आपने पढ़ा, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करने से आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। यदि आपने पूर्व में वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देखिए और साथ ही इसको पढ़ते हुए आगे बढ़िए। पहला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश राज्यों में मतलब मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो मध्य प्रदेश जो है वो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। देखो यहाँ पर अगर आप चाहें तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और यहाँ से उत्तर प्रदेश, तो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश राज्य किस राज्य के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? तो सबसे अधिक सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ मिली हुई है। यहाँ पर यदि आप देखो तो ये यहाँ का जो हिस्सा अंदर की तरफ जाता है ग्वालियर वाले क्षेत्र पे, तो फिर ये यहाँ से जहाँ तक आपका ये छत्तीसगढ़ नहीं लगता, तो उतना पूरा क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है? तो गुजरात के साथ सबसे कम सीमा हमारी जो है मध्य प्रदेश की है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो ये है 3,08,252। ठीक है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा है। ठीक है। निम्न में से कर्क रेखा किस रेखा राज्य के किस स्थान से नहीं गुजरती? भाई गुजरती तो 14 जगह से है, लेकिन नहीं गुजरती है कहाँ से? तो अब अपन देख लेते हैं। ये जो है उज्जैन से गुजरती है, जबलपुर से भी गुजरती है, भोपाल के पास से भी गुजरती है, इंदौर एक ऐसी जगह है जो इसमें है ऑप्शन, उधर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है। मध्य क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश देश का कौन सा बड़ा राज्य है? तो देखो मध्य प्रदेश जो है वो हमारा दूसरे नंबर पर आता है, हमने अभी पहले ही पढ़ा। ठीक है। तो ये दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर राजस्थान आता है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ठीक है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल किस जिले का है? तो सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल जो है वो आगर मालवा का है। मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो वो है पचमढ़ी। राज्य की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस श्रेणी में आती है? तो अभी हमने पढ़ा है राज्य की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस श्रेणी में आती है? महादेव श्रेणी में आती है। ठीक है। आगे आ जाते हैं। भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश के कितने भाग हैं? तो भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश के कितने भाग हैं? हमने अभी पढ़ा 3 भाग हैं। मध्य प्रदेश कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? तो अभी हमने बताया आपको कि ये 14 जिलों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? तो जिला मुख्यालय इनमें से कौन सा नगर नहीं है? इसके लिए बहुत अच्छी डीप तैयारी आपको जिलों वाइज करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ पाएंगे। ठीक है। तो कौन सा नगर जिला मुख्यालय है? देखो कटनी जिला मुख्यालय मुड़वारा जो है वो आता है, श्योपुर आपका इस वाले एरिया से आता है, सीहोर जो है वो आपका भोपाल वाला क्षेत्र जो है वो जिला मुख्यालय में आता है। कौन सा नहीं है? तो वो ऑप्शन आपका सी है, इटारसी जो है वो जिला मुख्यालय में नहीं आता है। ठीक है। बड़ी जंक्शन है लेकिन ये जिला मुख्यालय में नहीं आता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में निम्नलिखित में से शामिल जिला समूह कौन सा है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में निम्नलिखित में से शामिल जिला समूह कौन सा है? अब बुंदेलखंड देख लो, देखो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, छतरपुर, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं। ठीक है। तो अगर आपको एरिया पता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो? टिक कर सकते हो।
फिर आ जाते हैं रीवा, शहडोल, सतना, ये सब क्या है आपके बघेलखंड के क्षेत्र हैं। दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव ये छत्तीसगढ़ में आते हैं। मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी ये आपके इधर साइड मालवा क्षेत्र में आते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा बनना चाहिए। 2003 में मध्य प्रदेश के नवनिर्मित जिलों में शामिल कौन था? तो 2003 में कौन शामिल हुआ था? तो वो था बुरहानपुर। मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में नवनिर्मित जिलों में शामिल था, तो 2008 में नवनिर्मित जिलों में कौन शामिल था? देखो अलीराजपुर और सिंगरौली दोनों ही 2008 में बने थे, तो ये नवनिर्मित जिलों में शामिल थे अलीराजपुर और सिंगरौली। ऑप्शन हो जाएगा सी। मालवा पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो मालवा की सर्वोच्च ऊंची चोटी सिगार है, पढ़ा होगा आपने। सिगार जो है मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला युग्म कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला सबसे छोटा जिला युग्म कौन सा है? देखो छिंदवाड़ा जो है आपका बड़ा है ना, तो इधर बड़ा वाला तो आपको दिख गया, एक 3 ऑप्शन में है। सबसे छोटे की बात करें तो देखिए अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो आगर और मालवा वाला क्षेत्र है ना, आगर मालवा वाला क्षेत्र वो क्या है? छोटा है। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो मध्य प्रदेश की कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप हैं? तो इधर पे अब जो ऑप्शन है वो समीप वाले पूछे। देखो उज्जैन से गुजरती है तो हमको उज्जैन तो पता ही है कि ऑप्शन में मिल गया, तो हम ऑप्शन सी जो है उज्जैन, रतलाम, राजगढ़ ये जो है कर्क रेखा के सबसे समीपस्थ कहला जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ ये पेपर होता है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा कॉमन सेंस जगाने की ज़रूरत है। ये एग्ज़ाम प्री का है, आपको सिर्फ ऊपर से चेक करने के लिए ये एग्ज़ाम होता है कि आप इसके लायक हैं कि आपको प्रीमेंस दिलाया जाए या नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर पेपर देना है और आपको अपने जो रटा वटा है उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपका जो कॉमन सेंस है वो कितना स्ट्रांग है। फिर आ जाइए, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस जिले में नहीं है? अब देखो सतपुड़ा के बारे में जिसको जानकारी होगी वो आसानी से बता सकेगा कि सागर जो है वो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। छिंदवाड़ा, बैतूल और खंडवा ये जो है ये सतपुड़ा श्रृंखला में आते हैं, लेकिन सागर नहीं आता, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। केवल 3 जिले हैं किस राजस्व संभाग में सॉरी 3 जिले सिर्फ अभी जो नया बना था उसी में है, और आप सभी अगर जाने तो वो कौन सा है? यदि आपको देखना, अगर यदि आपने जिले पढ़े हैं तो आप उसका ऑप्शन मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इसका ऑप्शन आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर जो है वो आपका उपरोक्त में सभी जो है यहाँ पर है, लेकिन इनके बारे में आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनके अंदर कौन कौन से जो राजस्व संभाग आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आंसर देते चलिएगा। कुल जिलों की संख्या कितनी थी मध्य प्रदेश के गठन के समय? तो जो जिलों की संख्या थी जब गठन हो रहा था उस समय 43 थी, है ना, अब तो 52 हो गई है। जिलों के पुनर्गठन से निम्न समितियां संबंधित हैं। अब ये याद होगा आपको कि जिलों का पुनर्गठन जिसके समिति ने करवाया था उनके बारे में यदि जानकारी है तो बीपी दुबे समिति और SS सिंह देव समिति जो है, देव समिति का सुना होगा, दुबे और देव समिति, ये दोनों ही पुनर्गठन के समय संबंधित समितियां हैं। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? अब पश्चिमी जिला क्या होता है भाई? उत्तर ये है, दक्षिण ये है, पूर्व ये है और पश्चिम है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे पश्चिमी जिला मतलब इस हिस्से पे कौन सा जिला आता है, ये आपको आंसर देना है। सीधी आपका इस साइड आता है तो 1 हो गया गलत। मुरैना आपका ऊपर की तरफ आता है, ये भी हो गया गलत। बुरहानपुर आपका बिल्कुल दक्षिण की तरफ आता है, ये भी हो गया गलत। तो ऑप्शन क्या बचा आपके सामने? अलीराजपुर। तो इस तरीके से आपको आंसर देने हैं, ठीक है, समझदारी के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिगार, जनापाव और धजारी चोटी किस पठार में स्थित है? अभी हमने पढ़ा सिगार मालवा की सबसे जो वो है चोटी है, तो सिगार अगर मालवा की चोटी है तो जनापाव और धजारी भी क्या होगी? मालवा की ही होगी ना, कोई अलग से वो तो घूम के वहां पहुंच नहीं जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 का डी। ठीक है, आ जाओ 27 पे। मध्य प्रदेश में के किस भू क्षेत्र को गंगा बेसिन का नाम भाग माना जाता है? अब गंगा बेसिन का भाग मध्य प्रदेश के किस हिस्से को मानते हैं? तो ये जो है मध्य उच्च प्रदेश जो है वो गंगा बेसिन भाग माना जाता है। मध्य भारत के पठार की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो अब मध्य भारत के पठार की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि वो आपसे पूछा जरूर जाएगा। अब मध्य भारत के पठार की बात करें तो देखो मध्य प्रदेश का ये जो हिस्सा है ये मध्य भारत का पठार कौन सा? ऊपरी हिस्सा है, यहीं रहती है आपकी सहारिया जनजाति। ठीक है, कम जो इनकी जनता जो यहाँ पे इनकी जनसंख्या है वो थोड़ी सी कम है, और ये पिछड़ी जनजाति में ये जो है पाई जाती है जनजाति सहारिया जनजाति। ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका ए। ठीक है,
28 के बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, 29वें प्रश्न पर। किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है? अब किस पठार में चौपाए सबसे अधिक हैं? तो रीवा का जो क्षेत्र है यहाँ पर चौपाया अधिक है। निम्न पठारों में से किस में स्थित है सिद्ध बाबा की पहाड़ी? अब सिद्ध बाबा की जो पहाड़ी है वो बुंदेल क्षेत्र में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट आते हैं 31 पे। गोंडवाना युग्म की चट्टानें निम्न क्षेत्र में मिलती हैं। अब यदि गोंडवाना के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा ये मध्य प्रदेश का सतपुड़ा क्षेत्र जो है वो गोंडवाना युग्म की चट्टानें इसमें मिलती हैं। ठीक है, किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है? तो सभी जानते हैं खैर खून खांसी खुशी, इस तरीके की बात सुना होगा आपने। कत्था यानी खैर का पेड़, इसी से ही मिलेगा। ठीक है, तो आ जाइए 32 में ऑप्शन आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ए। मध्य प्रदेश के लाख उत्पादक जिले कौन से हैं? तो लाख का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो ये सभी जिले हैं जहां पर आपको लाख मिल जाएगी। ठीक है, तो उपरोक्त तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की वन उपज तथा उसके उपयोग को सम्मिलित करें। अब ये जो ऑप्शन है इसको यहां से बनाना है। ठीक है, 34 नंबर का जो ऑप्शन है उसको आपको क्या है यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता से क्या होता है भाई? बीड़ी बनती है। एक तो मिल गया ऑप्शन में कि पहले का सी होगा। अब यहाँ पे देख लो, एक ऑप्शन में पहले का सी सिर्फ इधर पे ही है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। बाकी लगाते रहो, आपको मिल जाएंगे सारे आंसर। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? अब जो रिपोर्ट यदि आपने वन स्थिति रिपोर्ट पढ़ी होगी तो ही आप ये बता पाएंगे कि भाई 25.14% है भौगोलिक स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार। मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1974 में पारित हुआ था, और ये सितंबर या अक्टूबर के समय का उसमें डेट भी है, 25 सितंबर या ऐसे कुछ। एग्जैक्टली डेट मुझे भी अभी याद नहीं है, तो 1974 इसका एग्जैक्टली आंसर है, तो आंसर हो जाएगा सी। मध्य प्रदेश के किस जिला समूह में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन मिलेंगे भैया, देखो होशंगाबाद में, पन्ना में, बैतूल में, ये जो जगह है यहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलते हैं। डिटेल आपको पुराने वीडियो में मिलेगी, आप उसको बहुत अच्छे से सुनिएगा। बुक बहुत अच्छी है, मैंने आपको बताया था कि रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मुकेश माहेश्वरी की बुक को आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए ताकि आपका पेपर आसानी से निकल सके। मध्य प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत भूमि बंजर है? तो इसमें देखिए ऑप्शन जो आपका ये जितना ये यहाँ पे दिखता है कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा खेती हर जगह है, उतना ही यहाँ पर 21% हिस्सा जो है वो बंजर भी है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। निम्नलिखित में से किन किन जिलों में बंजर भूमि का प्रतिशत अधिक है? अब बंजर भूमि या सबका प्रतिशत कहाँ पर अधिक है? तो यहाँ पर देख लो और समझ लो। यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है सभी यही होंगे, क्योंकि यहाँ पर टीकमगढ़, शाहजहांपुर, रतलाम ये सभी जिले बंजर भूमि का प्रतिशत दर्शाते हैं। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भूमि चारागाहों के अंतर्गत आती है? यह आपको वन रिपोर्ट में मिलेगा कि जो आपका 11.92% भाग है ये भूमि चारागाहों के अंतर्गत आती है। इसके बाद आ जाओ मध्य प्रदेश के वन संबंधी तथ्यों में क्या सही है और क्या नहीं। यहाँ पे देखो तो राज्य में 16 वन वृत्त हैं। इस बात की जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 16 वन वृत्त हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है कि प्रदेश के खंडवा, जबलपुर, रीवा में सबसे बड़े वन वृत्त हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ प्रदेश के होशंगाबाद, इंदौर, बैतूल सबसे छोटे वन वृत्त हैं, ये भी बात सही है। और उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, बिल्कुल ये भी बात सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो 61.886 हजार वर्ग किलोमीटर ये आरक्षित वनों का क्षेत्र है। देश में लकड़ी उत्पादन में मध्य प्रदेश का लगभग कितना हिस्सा है? तो लकड़ी उत्पादन में जो है वो इसका 20% है। मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत भू क्षेत्र वन विहीन है? तो वन विहीन क्षेत्र कितना है? तो वो है आपका 40% क्षेत्र वन विहीन है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किन जिलों में कंटीले वन पाए जाते हैं? तो कंटीले वन पाए जाते हैं भाई यहाँ सभी जगह मिलेंगे, ग्वालियर, मंडला, श्योपुर, ये सभी जगह पे कंटीले वन पाए जाते हैं। किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी के लावे से हुआ है? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मैंने कई बार बताया कि जो मालवा की मिट्टी है, काली मिट्टी, ये जो ज्वालामुखी के कारण बनी थी लावे से, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है भौगोलिक बनावट की दृष्टि से? तो कितने भागों में बांटा है भौगोलिक दृष्टि से? अभी हमने पढ़ा इसको कि ये 3 भागों में बांटा गया है भौगोलिक दृष्टि से।
नेक्स्ट आ जाइए 48 नंबर के प्रश्न पर देखते हैं, बांधवगढ़ का जिला और राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है? तो बांधवगढ़ जो है उमरिया में आता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 48 का सी हो जाएगा। ठीक है, कटनी से जब उमरिया के लिए आप जाओगे तो रास्ते में फिर ये आपको मिल जाएगा। मध्य प्रदेश का वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ है? तो वन राज्यिक महाविद्यालय आपको मिलेगा बालाघाट में। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो विंध्याचल की जो ऊंची चोटी है उसका जो आंसर है आपका हो जाएगा 881 मीटर। भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है मध्य प्रदेश? तो अभी हमने बताया गोंडवाना का है। फिर आगे बढ़ते हैं 51 के बाद 52, फिर आ जाओ डॉक्टर एच.डी. सांकलिया ने मध्य प्रदेश के इन स्थानों में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी। कहाँ पे करी? तो ये सभी जानते हैं, महेश्वर, नावदा टोली, ये जो हिस्से हैं यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। धारवाड़ क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें रीवा में। मध्य प्रदेश में कडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं आपकी कडप्पा, जहाँ पर आपको हीरा निकलेगा, पन्ना में। मध्य प्रदेश में किस स्थान को पूरा पाषाण युगीन नहीं माना जाता है? तो पूरा पाषाण युगीन जो है वो नहीं है, वो कौन सा क्षेत्र है? ग्वालियर जो है पूरा पाषाण युगीन नहीं है, पूरा आधा है, नहीं है, थोड़ा बहुत है। ठीक है, ऐसा करके मान लो, याद कर लो। आगे बढ़ो। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर की चौड़ाई कितनी है? तो वो हो जाएगी आपकी 996। पूर्व से पश्चिम में कितनी है? 996, ऐसे पता चलेगा। ये उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम ये हो गई आपकी 996 और ये यहाँ से यहाँ जाएगी 870। ठीक है, अब दोनों ही बता दिए। उत्तर से दक्षिण की 870 है, ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, सॉरी 870 नहीं, 650 है। ठीक है, अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? तो इसको देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि जो अविभाजित भौगोलिक स्थिति को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ये 1746 और 2630 उत्तरी अक्षांश, 7459 पूर्वी देशांतर और 8451 पूर्वी देशांतर, दोनों ही ऑप्शन में सही हैं। ठीक है, थोड़ा याद करना पड़ेगा, है ना। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी? जब विभाजित नहीं हुआ था तब ये कितनी राज्यों को स्पर्श करती थी? तो ये दादा 7 राज्यों को स्पर्श करती थी। निम्नलिखित में से वे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती? तो ऐसा कौन सा है जो छूती है और नहीं छूती है? तो इनमें देखो, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन 2 जगह से अभी अपन क्या है, बिहार, ये तीनों से ही क्या है, अब अपनी जो सीमा है चारों से ही नहीं छूती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 और 4। ठीक है, झारखंड से जो आपकी थोड़ी सी सीमा टच करती है लेकिन इनसे तो बिल्कुल ही नहीं करती। प्रदेश में किस क्षेत्रों में पंचवन योजना लागू की गई? तो पंचवन योजना जो है वो 33% से कम वन जहां होंगे वहां पे लागू की गई। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? तो सामाजिक वानिकी योजना जो है वो 1976 में लागू की गई। प्रदेश में किस देश का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है? तो वो है आपका 10.66% पाया जाता है। मध्य प्रदेश में देश का कितना प्रतिशत तेंदुपत्ते का उत्पादन होता है? तो तेंदुपत्ते का उत्पादन होता है आपका 60%। निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है संपूर्ण मध्य प्रदेश को? तो पूरे मध्य प्रदेश को किस पठार का भाग माना जाता है? पढ़ा है आपने? तो ये दक्षिण का पठार। भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मध्य उच्च प्रदेश। मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन को छांटिए, आप इसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, नर्मदा सोन अक्ष से दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी है, हो है। फिर मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है, अभी पढ़ा, हाँ है। पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है, ये भी है। तो उपरोक्त सभी सही हैं भाई। मध्य प्रदेश में वन प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो जो वन प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है वो होता है आपका चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार खुला वन क्षेत्र लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो वो हो जाएगा आपका 36,465।
ठीक है, ध्यान रखिएगा 36,465 क्षेत्र में वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। फिर विंध्यन शैल समूह की प्रधानता वाला क्षेत्र है, तो वो कौन सा है विंध्यन शैल समूह की प्रधानता वाला क्षेत्र? मध्य भारत का पठार। किस जिले में धारवाड़ शैल समूह को सौंसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? छिंदवाड़ा, सौंसर जगह भी है वहां पे। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ शैल समूह को किस सीरीज से की संज्ञा दी गई है? तो ये दी गई है आपकी चिल्पी सीरीज। मध्य प्रदेश पन्ना की प्रसिद्ध हीरे खदानें निम्न से किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं? तो ये बहुत अच्छा आंसर है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये है बिजावर श्रेणी। वह शैल जो कैमूर, रीवा और भांडे सीरीज में मौजूद है, उसका आंसर हो जाएगा आपका अपर विंध्यान। अपर गोंडवाना शैल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? तो वो है आपका चौगान और जबलपुर स्तर, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से किस में जबेरा का गुंबद स्थित है? तो देखिए जबेरा का गुंबद जो है वो आपका करार भूमि में स्थित है। अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था? तो ये था आपका ऑप्शन 9, ठीक है, सी। गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है निम्न में से किसे? तो जल विभाजक गंगा नर्मदा का जल विभाजक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है कैमूर का गार और भांडेर का गार, दोनों को। फिर आ जाओ सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथनों को चुनो। अब सतपुड़ा पर्वत के संबंध में कथनों को चुनते हैं। सतपुड़ा पर्वत की जो लंबाई है वो 1120 किलोमीटर है। इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी है, हाँ है, और यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है, ये भी है, और ऑप्शन हो जाएगा डी। विंध्याचल पर्वतमाला की मध्य प्रदेश में स्थिति क्या है? विंध्याचल पर्वतमाला की स्थिति क्या है? आपकी उत्तर में है विंध्याचल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 81, आ जाओ मध्य उच्च प्रदेश के कितने विभाग हैं? तो मध्य उच्च प्रदेश के जो है वो आपके कितने विभाग हो गए? 5 हो गए, 5 विभाग हैं। मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना सन 1995 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहायता से शुरू हुई? ये शुरू हुई थी वर्ल्ड बैंक। मध्य प्रदेश में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र देखो बहुत सारे हैं, इधर पे जो ऑप्शन दिए हैं उसको अपन देखें। पचमढ़ी और अमरकंटक जो है जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में हीरा किस श्रेणी के में मुख्यतः पाया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश जो है हीरा जो है वो कडप्पा वाली उस श्रेणी में पाया जाता है। तो 84 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। दूसरे क्रम में कौन सा राज्य है जहां पर है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश, है ना, मालवा वाला क्षेत्र। मध्य प्रदेश में कौन सी रेखा जल विभाजक मानी जाती है? 75 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु किस तरीके की है? वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए उत्तरदायी कौन है? कर्क रेखा, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? 3 ऋतुएं पाई जाती हैं जनरली, है ना। नदी और उनके उद्गम संबंधित जोड़ी जो है उसको सम्मिलित करो। चलो आ जाओ, है ना। तो इसमें कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो इसको देखते हैं। देखो वर्धा नदी क्या है? मुल्ताई में है ना। पार्वती नदी गुना, ये नहीं है, पार्वती नदी गुना में नहीं है, ये आपकी यहाँ पे मिल जाएगी सीहोर के पास। तवा, महादेव पर्वत और छिप्रा काकराबाड़ी, ये सही है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है। तो वो क्षेत्र कौन सा है? तो वो क्षेत्र है आपका नर्मदा घाटी की घाटी। मध्य प्रदेश की किस क्षेत्र की जलवायु को समजलवायु माना जाता है? तो वो है आपका मालवा का पठार। मध्य प्रदेश में ऋतुओं को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? ये सभी सही हैं, उपरोक्त डी। सूर्य का उत्तरायण होने में से प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा? तो जब उत्तरायण होता है तब तापमान में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि सूर्य जो है कर्क रेखा की तरफ आता है और मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है।
सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? कर्क रेखा पे पड़ती है तो गर्मी बढ़ती है। अधिक तापमान वाला स्थल मध्य प्रदेश में कौन सा माना जाता है? ये क्वेश्चन गंजबसौदा यदि आपने पढ़ा हो तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन इसका गंजबसौदा है। कुछ समय पहले दूसरा कोई जगह भी है जिसका पेपर में आया था, ध्यान रखिएगा, वो अगर ऑप्शन में हो तो उसको भी देख लेना। फिर आ जाओ, किस माह के समूहों को प्रदेश में द्वितीय गर्मी ऋतु कहा जाता है? तो वो हो जाएगा आपका सितंबर अक्टूबर का समय द्वितीय गर्मी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पर रहता है? तो सबसे कम तापमान आपका शिवपुरी में मिल जाएगा। फिर सर्वाधिक वर्षा मध्य प्रदेश के किस स्थान पर होती है? तो सर्वाधिक वर्षा आपकी होती है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 4 भागों में बांटा गया है वर्षा के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अब सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है ना। बाकी जगह पे देख लेना आप, एवरेज होती होगी। ठीक है, आगे बढ़ो। मध्य प्रदेश में वर्षा के औसत के संबंध में सही कथन को छांटिए। अब सही कथन को छांटने के लिए अब अपन को पूरे पढ़ने पड़ेंगे। तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा, इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सही कथन कौन कौन से हैं इनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चलो तो पढ़ते हैं। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र निम्न का क्षेत्र कहलाता है, ये तो सही है। फिर 75 से 100 सेंटीमीटर वाला औसत कहलाता है, जब ये कम है तो ये औसत ही कहलाएगा। फिर 100 सेंटीमीटर वर्षा मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है, ये हो गया गलत। और 145 से 65 औसत वर्षा से अधिक वर्षा सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा भाई यहाँ पे 1 2 4, तो 1 2 4 ऑप्शन डी। कौन सा स्थान है जो मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है? भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इसी क्षेत्र में कम पानी गिरता है। अब इस क्षेत्र में सबसे कम कहाँ गिरेगा? भिंड में। भिंड की वो जगह है, उसका नाम। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाला मानसून होने वाली वर्षा का क्या कहते हैं? मावट। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली वेधशाला कहाँ पर है? अगर पता हो तो आंसर दो फटाक से, इंदौर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पठार में अवस्थित है? तो सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो सतपुड़ा मैकल श्रेणी में होती है। और यहाँ पर आके हमारे हो गए प्रश्न खत्म। अब हमें आगे के चैप्टरों पे पहुँचना है। पहुँचने से पहले आप सभी से निवेदन है, जाने से पहले इस चैनल को करिए सब्सक्राइब, शेयर और लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक जय हिंद, जय भारत।